अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। हमारे साथ आज स्पेशल स्पीकर हैं मुसद्दक जुल्करनैन साहब, जो कि सीईओ चेयरमैन एंड सीईओ हैं इंटरलूप होल्डिंग के। सर, जस्ट टू क्लैरिफाई, आप सीईओ भी हैं होल्डिंग ग्रुप के, नॉट फॉर इंटरलूप लिमिटेड, क्योंकि वहाँ जो पीएसएक्स का डेटा है उसके हिसाब से नवीद फजल साहब हैं सीईओ ऑफ इंटरलूप। जी करेक्ट जी। जी बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। मुसद्दक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की फॉर दिस सेशन। और दूसरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, इजीली रीचेबल हैं। दिस इज़ वेरी रेयर फॉर द पब्लिक लिस्टेड कंपनी, स्पेशली उनकी जो लीडरशिप टीम होती है। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस ग्रेट कंपनी। आपके जो ईसीजी के ईएसजी के इनिशिएटिव हैं, चूंकि मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ, तो आई कीनली रीड अबाउट दोज व्हाट इंटरलूप हैज बीन डूइंग। तो वो एक मिसाली हैं जो कि बेंचमार्क होने चाहिए फॉर एनी कंपनी, आई थिंक अराउंड द वर्ल्ड। सो बहुत बहुत शुक्रिया ये सब चीज़ें पाकिस्तान में देने के लिए। मैं अपना पहला क्वेश्चन करता हूँ तो हमारा फॉर्मेट यही है कि 1 घंटे का नॉर्मली एम करते हैं सेशन। अगर आप चाहेंगे तो उससे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए तो आप मुझे बता दीजिएगा जब भी इसको हार्ड स्टॉप करना है सेशन को। फर्स्ट हाफ आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू क्वेश्चंस, वो मैं आपसे पूछ लूँगा, एक क्वेश्चन एंड आंसर कर लेंगे। उसके बाद विल गिव द माइक्स टू ऑडियंस, और जो भी हमारे ऑडियंस हैं वो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर हैं, वो आपसे डायरेक्टली दे विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क यू डायरेक्टली देयर क्वेश्चन। सो सबसे पहले सर, अगर मैं सोचूं तो ज़्यादातर हम जानते हैं इंटरलूप लिमिटेड को, जो कि टेक्सटाइल सेगमेंट है और लिस्टेड कंपनी है। लेकिन आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं। अगर मैं देखूं तो कोई 8-9 के करीब तो लोकल कंपनीज हैं, और कुछ ग्लोबल ओवरसीज कंपनीज भी हैं। जो ओवरसीज हैं वो परहैप्स में भी एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए हूँ, लेकिन लोकल में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डेयरी के हैं, हॉस्पिटल है, इस तरह अम, अम, इसका लॉजिस्टिक्स वगैरह का सेगमेंट है, इवन के वेलफेयर। एंड एट वन पॉइंट आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज विद द शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जो कि आल्सो लिस्टेड हैं, एंड शिफा मेडिकल कंपनी। सो अगर हमें थोड़ा सा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझा दें कि इंटरलूप होल्डिंग क्या है, क्या क्या बिजनेस सेगमेंट्स हैं, और आपने इंटरलूप होल्डिंग को क्यों नहीं पब्लिक लिस्ट किया, सिर्फ एक टेक्सटाइल सेगमेंट को ही क्यों किया? थैंक यू। जी थैंक यू कालू साहब, आपका बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी। और मैं आई स्टेट वे जंप टू द क्वेश्चन। ऐसे है कि हमारा कोर बिजनेस जो था वो अपैरल ही था, अपैरल एंड टेक्सटाइल्स। तो जब हम लिस्टिंग में जा रहे थे तो हमने उस वक्त ये सोचा, उससे 1 साल पहले जब हम तैयारी कर रहे थे, कि हम अपनी, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इनको कंफ्यूज ना करें, बजाय कि हम इंटरलूप को होल्डिंग कंपनी के तौर पर भी यूज करें, जिस तरह बहुत सारी कंपनीज करती हैं कि मेन कोर बिजनेस भी है और होल्डिंग कंपनी भी है, तो हम इनको सेपरेट कर दें। तो इस वक्त 2 वर्टिकल हमारे हैं, एक इंटरलूप लिमिटेड जो कि लिस्टेड है जैसे आपने कहा, और उसमें सारा जितना हमारा अपैरल से टेक्सटाइल से रिलेटेड बिजनेस है वो उसमें है, दैट इज आवर कोर बिजनेस। उसके पैरेलल इंटरलूप होल्डिंग्स है जो कि बेसिकली बहुत सारी सब्सिडरीज को ओन करती है, वो अभी लिस्टेड नहीं है, और उसका इंटरलूप के साथ, उसकी इंटरलूप में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन इंटरलूप एंड इंटरलूप होल्डिंग इज उसके स्पॉन्सर्स मोर और लेस कॉमन है। तो इंटरलूप होल्डिंग के अंदर, जैसे आपने कहा, हमने बेशुमार और बिजनेसेस शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी बड़े साइज में है, जिससे कि इंटरलूप डेयरीज जो है वो भी एक पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी सब्सिडरी है फुली ओन, एंड दैट इज द लार्जेस्ट डेयरी फार्म इन पाकिस्तान। फिर हमारा, जैसे आपने कहा, मोमेंटम लॉजिस्टिक्स है,
विच इज़ लॉजिस्टिक्स कंपनी है जिसकी अपनी ट्रकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वो एक हमने अलग से एक कंपनी बनाई है सेपरेटली। फिर एक हमारा एक जॉइंट वेंचर है टर्की के साथ जिसको हम IRC डेयरी प्रोडक्ट्स करते हैं, जो कि बहुत टॉप क्वालिटी मोज़रेला चीज़ बना रही है और तमाम टॉप चेन्स को दे रही है। हमारी एक पैकेजिंग फर्म है प्रिंट क्राफ्ट के नाम से। हमारी एक IT डेवलपमेंट फर्म है जिसका नाम ऑक्टेंस डिजिटल है। इसी तरह से हमारा, जैसे कि आपने कहा, हमारे दो जॉइंट वेंचर हैं शिफा इंटरनेशनल के साथ। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स इज अ लिस्टेड कंपनी इन इट्स ओन राइट, मगर उनके साथ हमारे दो जॉइंट वेंचर्स हैं जिसमें इंटरलूप होल्डिंग पार्टनर है, जूनियर पार्टनर है, और शिफा इंटरनेशनल मेजर पार्टनर है। वो उनका 55 है, हमारा 45 है। एंड उनसे हम दो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। एक फैसलाबाद में कोई क्वालिटी हॉस्पिटल नहीं था, यहाँ 400 बेड का एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल बन रहा है। इसी तरह से एक F11 इस्लामाबाद में एम्बुलेटरी डे केयर सेंटर अलग से बन रहा है जो कि शिफा हॉस्पिटल से सेपरेट होगा, एक सेपरेट स्टैंड अलोन कंपनी है। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ गई कि हमने इन्वेस्टर्स की क्लैरिटी के लिए हमने दोनों बिजनेसेस को अलग अलग रखा हुआ है ताकि आपस में कोई वो चीज़ ना हो। आपने ये कहा कि इसको क्यों लिस्ट नहीं कराया, बिल्कुल इसके भी हमारा इरादा है। इसकी जो इंडिविजुअल अपनी कंपनीज हैं जैसे इंटरलूप डेयरीज है, मोमेंटम लॉजिस्टिक्स है, तब अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन हम उसको अगले 2-3 सालों में, हमारा प्लान है इन सारी कंपनीज को बारी बारी लिस्ट करवाने का इन देयर ओन राइट। तो इंशाल्लाह वो भी लिस्टिंग के लिए आएगी व्हेन वी आर रेडी फॉर दैट। और सर ये अगर हम इंटरलूप लिमिटेड के फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें एक अदर इनकम की लाइन होती है, वो सिर्फ इंटरलूप लिमिटेड के ही हैं या दूसरी सब्सिडरीज को भी आप उसमें ऐड करते हैं? नहीं, जैसे कल से मैंने बताया कि इंटरलूप लिमिटेड का बाकी सब्सिडरीज में कोई ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। वो अदर सही, अदर इनकम ठीक में और चीजें होंगी, उसका कोई डिविडेंड्स वगैरह नहीं, वो इसकी इन्वेस्टमेंट ही कहीं नहीं है। हमने इसको क्लीन रखा हुआ है, अलग से रखा ठीक हुआ है। है। जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, अभी इंटरलूप लिमिटेड की तरफ चलते हैं। अगर हमें थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें कि प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं और किस मार्केट्स में आप सेल करते हैं, कौन से की बायर्स हैं? और एक और क्वेश्चन जो मुझे किसी ने पूछा था कि आपसे स्पेशली पूछूँ कि जो आपके पीयर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल निशात है, उनका अपना ब्रांड है, यहाँ दुबई में है, काफ़ी मॉल्स में आउटलेट खोल रहे हैं। तो इंटरलूप ने क्यों नहीं अपने आप को एक रिटेल ब्रांड भी रिकॉग्नाइज करवाया पाकिस्तान में या अब्रॉड, क्योंकि प्रोडक्ट्स का तो कोई मैच नहीं है। आपके जो बायर हैं वो भी माशाल्लाह काफ़ी ग्लोबल कंपनीज हैं। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स, मार्केट्स और ये जो एक ब्रांड को स्टैंड अलोन इस्टेब्लिश ना करने के पीछे क्या आपकी है रीजंस? जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि हमारा जो सबसे बड़ा अब इस वक्त प्रोडक्ट है वो हौजरी है जिसमें सॉक्स एंड टाइट्स आती हैं। और उसमें हम वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। और मगर वो क्योंकि हमारा शुरू में बिजनेस मेजर वही था, फिर हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिफाई किया है। तो अब हम डेनिम क्लोथिंग में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है और हम बड़े अच्छे रेपुटेबल कस्टमर्स के उसमें काम कर रहे हैं। फिर हमने निटवियर अपैरल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और हमारा जो उसमें नया प्लांट है वो कोई मई में कमीशन हो रहा है। और उसमें ऑलरेडी हमारे दो छोटे प्लांट्स हैं, 3 वो तो चल रहे हैं। फिर हमारे पास सीमलेस गारमेंट है जो कि पाकिस्तान में हमने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, जहाँ पे गारमेंट मशीन से ही तैयार निकलता है और ज़्यादातर जो एक्टिव वियर है उसके लिए और मैन मेड फाइबर्स में वो है। उसके साथ हमारे पास अपनी यान स्पिनिंग्स की 2 मिलें हैं, हमारी यान डाइंग है और हम यान भी एक्सपोर्ट करते हैं। हम कई कई मुल्कों को बड़ा वैल्यू एडेड यान भी एक्सपोर्ट करते हैं। और ये सारे जो मैंने आपको सेक्टर्स गिनाए ये तो करते ही करते हैं। तो इसमें हमारी जो काफ़ी अच्छा बैलेंस है हमारा। आप कह लें कि अगर आप 50-50 कह लें तो गलत नहीं होगा। कभी यूएसए 54 हो जाता है और जो आपका यूरोप है वो 44-43 पे आ जाता है और कभी वो 50 हो जाता है। तो ये चेंज होता रहता है, बट वी आर ऑलमोस्ट इक्वली स्प्लिट। ज़्यादातर कंपनी जो होती हैं यूरोप में होती हैं, यूएसए में होती है, हमारा दोनों में इक्वल स्प्लिट है। और बाकी जो 2-3% है उसमें जापान है, उसमें चाइना है, छोटे छोटे और कंट्रीज जो हैं वहाँ भी हमारा जा रहा है। बट मेजर हमारी मार्केट्स जो हैं यूएस और आपकी यूरोप है। कस्टमर्स में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल दी टॉप ब्रांड्स विद अस।
हमारे साथ नाइकी काम करता है अभी, हमारे साथ एडिडास काम करता है, पूमा काम करता है, बॉस काम करता है हमारे साथ, रिटेलर्स में। और ब्रांड्स और बेशुमार हैं हमारे पास, बच्चों के ब्रांड्स हैं, गर्बर है, कार्टर है। और फिर हमारे पास रिटेलर्स में तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में रिटेलर्स जो हैं वो हमारे साथ काम करते हैं। टारगेट हमारे साथ काम करता है, जेसी पेनी हमारे साथ काम करता है, मार्क्स एंड स्पेंसर हमारे साथ काम करता है, C&A काम करता है, H&M काम करता है, यूनिक क्लो जो है वो हमारे साथ काम करता है, तो ज़ारा हमारे साथ काम करता है। तो ऑलमोस्ट एवरी रिटेलर जो दुनिया का मशहूर रिटेलर है वो हमारा कस्टमर है। और हमारी ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली रिटेलर्स को या ब्रांड्स को, हम अमेज़ॉन को भी काफ़ी क्वांटिटी में सप्लाई करते हैं डायरेक्टली। तो मगर हम इनडायरेक्ट इंपोर्टर्स के साथ बहुत कम काम करते हैं, करते ही नहीं है बल्कि। तो ये हमारी स्प्लिट है। जहाँ तक आपने आखिरी जो पार्ट था क्वेश्चन का कि जी अभी आपने अपना ब्रांड को लोकली क्यों नहीं लॉन्च किया या उसको नहीं किया, देखें बात सुने, उसमें डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन देयर एंड वन डे वी विल डू दैट। मगर वो हम अपने प्लान के तहत चलते हैं, हम सिर्फ देख के कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उससे फिर आपकी टेंशन जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। पहले हमें अपने आप को, जिस तरह आपने अगर अगर आपने हमारी हिस्ट्री देखी होगी कि पहले बेशुमार साल हमने, हालांकि हमारी काफ़ी बड़ा साइज हो गया था, हमने सिर्फ सॉक्स में ही री इन्वेस्ट किया। उसकी वजह ये थी कि हम बहुत जल्दी बेसब्र हो जाते हैं पाकिस्तान में, और हम डाइवर्सिफिकेशन हमारे दिमाग में आ जाती है। हमारे साइज पाकिस्तान में टेक्सटाइल कंपनियों के, जिसको हम बड़ा समझते हैं, बहुत छोटे हैं, और इसी वजह से हम दुनिया में अपनी आप को मनवा नहीं सकते। तो पहले आप एक सेगमेंट में अपने आप को मनवा लें। अगर आप बहुत जगह अपनी तवज्जो डाइवर्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट कर देंगे, तो आप जो आपका फोकस है उसको लूज कर देंगे। तो यस, मे बी हम उसमें फाइनेंशियली वो ज़्यादा सूटेबल हो, मगर फिर हम अपनी इन सेगमेंट्स को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगले 3 4 5 साल में दुनिया में किसी को अगर डेनिम चाहिए, नेटवेयर चाहिए, सॉक्स चाहिए, हम उसके पास ना जाएं, वो हमारे पास आए। तो वी शुड हैव द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज। एक्सीलेंट। तो दैट इज द रीजन। ये नहीं कि हम इसमें जाना नहीं चाहते, पर एट द अप्रोप्रिएट टाइम विल डू दैट। सही, सही। सर मैं आपको अपनी जो पाकिस्तानी पीपल हैं उनकी तरफ से ये मैसेज देना चाहता था कि वी लव टू सी द आउटलेट, और हमें बहुत खुशी होगी अपना ब्रांड बाय करने की। सर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा-सा बात करें तो ये जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, और मैंने एक टेक्सटाइल सेक्टर पे सेशन भी किया था सारा रहमान से, अल-फलाह सिक्योरिटी से। हाउ डिड दीज फ्लड्स इम्पैक्ट इंटरलूप, आप की जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम द कंट्री, तो फ्लड्स ने किस तरह इम्पैक्ट किया इंटरलूप को? देखिए, डायरेक्टली तो हमें इम्पैक्ट नहीं किया। जो कंट्री से हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो कॉटन की ही है, और अनफॉर्चुनेटली कॉटन क्रॉप में डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट आया है उसका, फ्लड्स का। मगर हम ऑलरेडी भी कॉटन इंपोर्ट करते हैं अफ्रीका से, और उससे पहले इंडिया से भी करते थे अपनी स्पिनिंग मिल्स के लिए, और ब्राज़ील से भी करते हैं, पाकिस्तान से भी लेते हैं, जहाँ से अच्छी कॉटन मिल रही हो हम लेते हैं। तो इसकी इनडायरेक्टली तो इम्पैक्ट सब पे आया कि कॉटन शॉर्ट होगी, मगर कोई, मैं कहूँगा हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है, कोई इंटरप्शन आई, आई डोंट थिंक कि हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं आया जिसकी वजह से। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पाकिस्तान में बेशुमार लोग उसने उससे सफ़र किया है, फॉर विच वी आर रियली वेरी सॉरी। मगर मैं कहूँ कि कोई हमारा इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से, जो प्राइसेस में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। इंटरनेशनली कॉटन की प्राइसेस सेम ही रहती हैं, तो इसलिए बहुत इम्पैक्ट नहीं उसका आता है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, मगर थोड़ी सी कॉस्ट के ऊपर, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। सही। सर दूसरा, अगर आप बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं, अगर करते हैं तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? और ये जो ऑनगोइंग रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं एलसीज वगैरह पे, लैक ऑफ डॉलर्स अवेलेबिलिटी, तो इसको किस तरह मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने पाकिस्तान में हम अक्सर पूछते हैं जी हमने गारमेंट सेक्टर ने तरक्की क्यों नहीं की है, हमारी टेक्सटाइल जिसको आप कहते हैं उसने तरक्की क्यों नहीं की है। हम आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, और अभी तक सुन रहे हैं कि हमारी कॉटन हमारी स्ट्रेंथ है। आपने ये सुना होगा बहुत कि जी कॉटन जो है ना वो जी, जी, पाकिस्तान, जी। ये बहुत ही मेरे ख्याल में इल फाउंडेड कॉन्सेप्ट है, और उसने हमें बहुत डैमेज किया है।
दुनिया में कॉटन की अब इतनी तलब नहीं रह गई। पिछले 10 साल में दुनिया चेंज हो गई है। दुनिया में एक्टिव वियर हम्म, का और आपके आउटडोर का ज्यादा इस वक्त जो है उसका ज्यादा जोर है, और उसमें मैनमेड फाइबर्स और वुल और दूसरे फाइबर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जो पाकिस्तान में ज्यादा वैल्यू एडेड में नहीं जा सके, हम कॉटन की अपनी इंपॉर्टेंस है, और कॉटन के पीछे लगे रहने से आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो पहले तो ये कि मैंने आपको सिर्फ तहमीद बांधी ये बताने के लिए कि कॉटन इज जस्ट अब एक स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल जो अपैरल और जो दुनिया की रिक्वायरमेंट, उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अगर हम कॉटन से चिमटे रहेंगे तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि रॉ मटेरियल आपके पास हो। रॉ मटेरियल बाहर से बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम के पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, सब बाहर से मंगवाते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जहां तक हमारी बात है, हम अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं आपको इस वक्त बता सकता, मगर तो मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि रफली स्पीकिंग को 25 से 30% बाय वेट जो हमारा रॉ मटेरियल है इम्पोर्टेड होता है, और बाय वैल्यू अबाउट 40 to 50%, क्योंकि इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो है मैन मेड फाइबर्स वगैरह ज्यादा महंगे होते हैं। तो 40 to 50% कंपोनेंट इज इम्पोर्टेड कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट से। अब इसमें आपने कहा कि तकलीफ तो नहीं आई, डेफिनेटली सबके साथ हम भी उसमें शामिल हैं जो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रहा है। मगर ऑन दी अदर हैंड, फॉर्चुनेटली वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी अथॉरिटीज को भी पता है, स्टेट बैंक को भी पता है, बैंक्स को भी पता है। तो शुरू में जब बहुत ज्यादा तकलीफ थी तो थोड़ा सा हमें इशू आ रहा था, मगर कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आया। और अब तो वैसे ही स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया है कि आप अपनी जो एक्सपोर्ट डॉलर्स हैं, अगर वो जिस बैंक को हम देते हैं हमारी एलसी खुल जाती है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जो मसला है वो असल में स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी की तरफ है, नॉट ऑन दी रॉ मटेरियल। हमने तो अभी तक कोई मसला फेस नहीं किया। मे बी इसकी वजह हमारा साइज हो, बट मैं मुझे आई थिंक बेचारे जो छोटे एसएमईज हैं उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रहा है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और हम आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा है, क्योंकि जितने हमारे डॉलर आते हैं उसका अगर हम कुछ परसेंटेज की एलसीज खोल रहे हैं तो कौन उसमें हमें रोकेगा। वो उनको पता है कि ये पैसे अगर हम नहीं खोलेंगे तो ये पैसे भी नहीं आएंगे। जो मशीनरी और स्पेयर पार्ट है उसमें भी हमें थोड़ी डिलेज हुई है, ज्यादा मसला नहीं आया। और अब तो वैसे ही स्टेट बैंक ने अलाउ कर दिया कि आप 10% जो अपने पैसे, हम आज तक रिटेन नहीं करते थे, हमने कुछ पैसे अब पाकिस्तान में 10% रिटेंशन अकाउंट्स में रख रहे हैं थोड़ा बहुत, ताकि हमें कभी ऐसी जरूरत हो तो हमारे पास अपने डॉलर्स हों जिससे हम स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और वी हैव नॉट रियली फेस्ड एनी प्रॉब्लम विच कैन यू सी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर या हमारी सप्लाईज के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सके। तो वी इंशाल्लाह मुझे नहीं उम्मीद कि कोई आगे जाके भी ये प्रॉब्लम आएगा। सही, सही। सर ये जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है पाकिस्तान में तो इंटरलूप का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि आपने काफ़ी सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड इनिशिएटिव शुरू किए हुए हैं। अभी ओवरऑल इंटरलूप का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में ये जो ऑनगोइंग क्राइसिस भी है एनर्जी का, तो उससे किस तरह डील कर रहे हैं आप? अच्छा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो तो रिन्यूएबल एनर्जी है, देखें उसमें कोई भी इंडस्ट्री पाकिस्तान में जहाँ पे और बड़ी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा, खुद से काम नहीं कर सकती। जितना कर सकती है, जैसे हमारे पास इस वक्त 7.5 मेगावाट हमारे पास सोलर है। अगर आप 7.5 मेगावाट को, तो उसकी टोटल कैपेसिटी है, मगर उसको ईयरली पे अगर करें तो वो 1.5 से 2.25 मेगावाट बनता है बड़ी मुश्किल से। हम इसको 20 मेगावाट पे लेके जा रहे हैं, जो कि कुछ तकरीबन 4 मेगावाट के करीब बन जाएगा या 3.5 मेगावाट के करीब बन जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट 30-35 मेगावाट, तो हम उसका एक सिर्फ पार्ट ही उसमें से कर सकते हैं। बाकी इसकी तरफ मैं वापस आता हूँ कैसे हम मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टीम की, उसमें बहुत ज्यादा तो हम को जनरेशन से, मगर हम बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी हमारे पास हैं, हम बहुत बड़े बड़े जो है बायोमास के बॉयलर्स लगा रहे हैं, जो कि ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। जो हमारा कॉटन क्रॉप का जो वेस्ट है, राइस हस्क है, कॉर्न के जो हैं, वो हम यूज करके उसके लिए हमने बॉयलर्स इंपोर्ट हो गए हैं ऑलरेडी, जो हमारे चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं। तो वी आर, हमारी इंटेंशन ये है कि हम इवन गैस पे भी डिपेंडेंट ना रहें, और हम सारी अपनी जो स्टीम रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ अपनी बिजली बनाते हैं वहां से, और यहाँ अपने बायोमास बॉयलर से यूज करें। तो ये तो होगी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। बाकी जो एनर्जी का है उसमें देखें, ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, और इसकी वजह से ही हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम है कि आपको हर चीज खुद करनी पड़ती है। इंडस्ट्री को ये नहीं कि आप इंडस्ट्री लगाएं और अपने काम पे तवज्जो दें, अपने अपनी गैस का और अपनी फ्यूल का भी खुद बंदोबस्त करना है, अपनी बिजली का भी खुद बंदोबस्त करना है, उसका स्टैंड बाय का भी करना है,
और पाकिस्तान में स्टैंड बाय की भी देखें ना, कोई हद नहीं है। अगर आप ने स्टैंड बाय के तौर पे गैस लगा ली है तो गैस नहीं है तो फिर उसका स्टैंड बाय क्या होगा। फिर आप फर्नेस ऑयल लगाते हैं, अगर आप सिर्फ फर्नेस ऑयल लगाएं तो आप कहते हैं कि जी वो महंगा बहुत हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। कहीं आप डीजल लगाते हैं तो आपको डबल डबल स्टैंड बाय लगाने पड़ते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे पास अपनी काफ़ी मेजर जनरेशन है और हमने बड़े लेटेस्ट ट्राई फ्यूल इंजन हमारे पास लगे हुए हैं। जो हमारे फैसलाबाद के 3 मेजर एरियाज में प्लांट्स हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। हमने अप्रूवल लेके नेपरा से सबको अपने फीडर से कनेक्ट किया हुआ है। हमारा एक ही जगह पे मेजर हमारे इंडस्ट्रियल पार्क में पावर हाउस है, जिसमें अब बस ट्राई फ्यूल इंजन है जो कि गैस पे भी चल सकते हैं। वही इंजन फर्नेस ऑयल पे भी चल सकता है, वही इंजन अगर खुदा ना खासा जरूरत पड़े तो डीजल पे भी चल सकता है। तो हम देखते रहते हैं, हमारे पास हर जगह अपने वापडा के ग्रिड्स भी हैं। हम देखते रहते हैं कि कौन सी चीज हमें सस्ती तरीन पड़ेगी। जिस तरह के जब तक ये हमें बिजली 19 रुपए 20 रुपए में मिल रही थी टेक्सटाइल को, तो हम ग्रिड को यूज कर रहे थे। अब उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। अभी रेट तो नहीं आया मगर लोगों का ख्याल है कि 35 रुपए के करीब होगा। तो हमने इसको स्विच ओवर कर दिया है टू गैस और टू फर्नेस ऑयल। जहां जहां हमें जो चीज सस्ती पड़ती है हम उसको कर रहे हैं, जिससे हमें जो ग्रिड है उससे वो सस्ती पड़ेगी, पहले से थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। और क्योंकि हम उन्हीं इंजन से स्टीम भी फ्री में बना लेते हैं, तो ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट जो है वो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, मगर उसकी कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि अदरवाइज होता अगर हमारे पास ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स ना होते। तो इस लिहाज से थोड़ी सी कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली है, और पाकिस्तान में इस वक्त शॉर्टेज है इन सब चीज़ों की, और इसका मसला है। तो मगर हम वी आर वेल प्रिपेयर टू डील विद दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह हमें कोई इशू इस पे कम से कम सप्लाई में नजर नहीं आ रहा। सही। सर अगर मैं इंटरलूप को चेक करता हूँ ना, मुख्तलिफ जो एक फंडामेंटल एनालिसिस के पोर्टल्स हैं, साइट हैं, जैसे investing.com है, तो वहाँ पे वो इंट्रोडक्शन में ये भी एक लिखता है कि ऑपरेट्स विद द सिग्निफिकेंट डेट बर्डन। और अगर हम लोकली पाकिस्तान में देखें तो हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट्स एक डरावना ख्वाब ही बना हुआ है एटलीस्ट हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि दे आर एंटी मार्केट्स। तो दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो इंटरलूप का जो फ्री फ्लोट है वो 20% से भी कम है। तो आप फ्री फ्लोट को क्यों नहीं बढ़ा देते और पब्लिक से पैसे लेके, तो इससे डेट से भी जान छूटेगी, अभी के माहौल में कास्ट भी कम होगी और पब्लिक को भी मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का दिस ग्रेट कंपनी में। नहीं नहीं, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी है वो बहुत तेजी से चेंज होती है गवर्नमेंट में, और दैट बिकम्स पॉलिसी अच्छी हो या बुरी हो, मगर उसको चेंज होना ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि 2 साल के बाद क्या होना है। और जहाँ तक आप बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, हमें फ्री फ्लोट बढ़ाना है, बढ़ाना चाहिए, और हमारे प्लान में ऑलरेडी है। अगर आप स्टेट आपकी स्टॉक एक्सचेंज की नोटिफिकेशन देखें, हमने उस पर बाकायदा बोर्ड की ये इंटेंशन जाहिर की हुई है कि हम इस फ्री फ्लोट को बढ़ाना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम जितनी आगे अगर हम जितना कंपनी पैसा कमा रही है, हम उसमें से जो कुछ डिविडेंड दे सकते हैं दे देते हैं। बल्कि हमने उसमें बोनस शेयर्स भी इसलिए दिए थे कि हम ज़्यादा पैसा डाइवर्ट करना चाह रहे हैं एक्सपेंशन की तरफ, क्योंकि हमारा बड़ा फेथ है इस टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर, अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर। और हम नहीं चाहते कि इस वक्त जबकि दुनिया में अवेलेबिलिटी है, हम ऑर्डर्स ला सकते हैं, चाइना से शिफ्ट हो रहे हैं तो वो बांग्लादेश और इंडिया और बाकी जगह जा रहे हैं, और अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, हमारे पास कैपेसिटीज नहीं होगी, तो फिर वो वहां चले जाएंगे तो नहीं आ सकते। जहां तक आप तो इस वक्त देखें जो एकदम मार्कअप रेट्स बढ़ गए हैं, और उन्होंने जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के ऊपर भी जो स्पेशल रेट से वो खत्म कर दिए हैं, तो उसकी वजह से डेफिनेटली हमारा डेट बर्डन जो है वो जरा तकलीफ देह है। मैनेजेबल है मगर डेफिनेटली हमारे बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट करेगा। हमारा बिल्कुल पक्का पक्का प्लान है, हम इस फ्री फ्लोट को बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाएंगे, बहुत जल्दी बढ़ाएंगे। थोड़ी मार्केट स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन इस वक्त तो मार्केट स्टेबल नहीं। इस वक्त जो हैं वो मेरे नहीं ख्याल के जो रियलिस्टिक प्राइसेस हैं, बहुत अंडर वैल्यूड है मार्केट। थोड़ी सी मार्केट इंप्रूव हो जाए, वी विल डेफिनेटली, हमने ऑलरेडी नोटिस भी दिया हुआ है, वी विल डेफिनेटली इंक्रीज दी फ्री फ्लोट सब्सटेंशियली। सही सही। अच्छा, जब मैंने लास्ट टाइम सेशन किया था टेक्सटाइल पे, तो एक क्वेश्चन था कि पिछले कुछ सालों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या अच्छी कंपनीज ने अच्छे हेल्दी प्रॉफिट्स अर्न किए थे, लेकिन अभी जिस तरह स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है, जिस लेवल पे प्राइसेस हैं स्टॉक्स की, कुछ कंपनीज तो बाय बैक कर रही हैं।
बट मुझे नज़र नहीं आया कि ओवरऑल टेक्सटाइल जो कंपनीज हैं उनमें कोई बाय बैक हुई हो, क्योंकि प्रीवियसली जब सेशन किया था तब इंटरलूप के डायरेक्टर्स की तरफ से नोटिफिकेशन था लिटिल बिट बाय का, लेकिन जो एक ऑफिशियल बाय बैक है वो टेक्सटाइल सेक्टर में तो नहीं है। प्राइसेस देखें तो बिल्कुल हाफ पे आई हुई हैं। तो अ, आप आपका क्या ख्याल है कि बाय बैक क्यों नहीं? ओवरऑल पाकिस्तान में इतनी नजर भी नहीं आती बाय बैक। अ, उसमें देखें, जहाँ तक मैं इंटरलूप का जनरल बात में बाद में करता हूँ, इंटरलूप की बात तो अभी देखें ना, आपने अभी कहा कि फ्री फ्लोट बढ़ाएं, तो हम अगर इस वक्त बाय बैक करके जी जी। दोबारा उसको मार्केट में देंगे तो हम बेचारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उससे एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम आज मैं उसे 50 रुपए बिल्कुल में खरीद लूं और कल मैं उसको दोबारा फ्री फ्लोट बढ़ाने के लिए 70 रुपए में बेच दूं, तो वो 20 रुपए किसने लूज किए? उस रिटेल इन्वेस्टर ने लूज किए। तो एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये कि एक हम तो इस वक्त फ्री फ्लोट बढ़ाना चाह रहे हैं आगे जाके, और अगर हम इस वक्त बायबैक करेंगे कंपनी के फंड्स के जरिए तो हमें इसका मतलब ये कि और डेट बर्डन बढ़ाना पड़ेगा। तो जो जितने प्रॉफिट्स आए हैं या तो हमने डिविडेंड दे दिया या हमने इन्वेस्ट कर दिया इनटू एक्सपेंशन, जिसके अब डिविडेंड इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में नजर आना शुरू हो जाएंगे, जब वो हमारी सेल्स बढ़ेंगी, हमारी ग्रोथ आएगी, उसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपना तो ये कह सकता हूँ, बाकी लोगों का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या रीजन है। एक चीज ये भी है कि जो कंपनीज डिविडेंड ज्यादा देती हैं, इसका मतलब ये कि वो री इन्वेस्ट कम कर रही हैं, और डिविडेंड दे के अगर स्पॉन्सर्स के पास ज्यादा पैसा है तो प्रॉब्ली वो रियल एस्टेट में या और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि उस तरफ उनको ज्यादा एडवांटेज है। शायद इसलिए वो इसको नहीं बाय बैक करना चाहते। तो हर कंपनी का एक अपना अपना होगा, मैं इसलिए जनरली तो कमेंट नहीं कर सकता। अपने बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम वी विल नॉट बाय बैक इन दैट सेंस, कंपनी नहीं बाय बैक करेगी, क्योंकि हम तो फ्री फ्लोट बढ़ाना चाह रहे हैं जी जी। अगले 6 महीने साल में इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरलूप का तो इट मेक सेंस कि अगर 20 से कम है इसको तो बढ़ाना ही चाहिए। अच्छा सर, अगर ओवरऑल देखें हम ग्लोबल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसमें यूएस यूरोप वगैरह में रिसेशन की बहुत बात हो रही है, पोटेंशियल रिसेशन की। तो हाउ विल इट इम्पैक्ट आवर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओवरऑल, और इसमें इंटरलूप का क्या एक competitive एडवांटेज होगा? देखिए, जो वेस्ट में हुआ उसमें दो चीजें वेस्ट में हुई हैं, यूएस और यूरोप में। एक तो रिसेशन है, डिस्पोजेबल इनकम्स वहाँ कम है। दूसरा, लोग जो चीजें स्पेंड कर रहे हैं वो पैरल वगैरह पे कम करें। पर उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जिस जिस खासकर यूएसए में ये बहुत ज्यादा हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, जिसको लोग ज्यादा पॉइंट आउट नहीं करते हैं, कि जो कोरोना के बाद एकदम एक सर्ज आई थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी उसकी, और फिर चाइना से शिपमेंट स्लो आ रही थी। जो शिपिंग टाइम थे वो बढ़ के 3-3, 4-4 महीने वेसल्स को लग रहे थे, जो कि एक्चुअली 10-12 दिन लगते हैं। उसकी वजह से जो जितने रिटेलर्स थे, ब्रांड्स थे, उन्होंने बहुत ओवर ऑर्डर किया हुआ, और वो एकदम जब ऑर्डर वहां पहुंचना शुरू हुए हैं, कंजेशन खत्म हुई है, तो लोगों के पास इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है। तमाम रिटेलर्स के पास, ब्रांड के पास ऑल टाइम हाई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो कि कभी उनके पिछले 10-15 साल में नहीं रही। तो उसकी वजह से उनका कैश बहुत सारा स्टक हो गया। अब वो पहले उस इन्वेंट्री को नीचे ला रहे हैं, और अब उसमें काफी रिटेलर्स की अब नीचे आना शुरू होगी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। एक तो रिसेशन थी, ऊपर से इनके पास स्टॉक बहुत बढ़ गया। तो ये दोनों चीजों ने इम्पैक्ट किया है ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर को, और काफी बुरी तरह से किया है। लोगों की कैपेसिटीज हो गई इंटरलूप का। जैसे मैंने कहा, हमने काफी ज्यादा और सेगमेंट्स ऐड किए हैं, तो हमारे हर सेगमेंट में तो कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आया है, मगर ओवरऑल हमारी सेल्स अभी भी डॉलर टर्म्स में पिछले साल से थोड़ी सी 1-2% ज्यादा ही है। जो हमें इम्पैक्ट ज्यादा आया है वो हमारी अपनी जो एथिकल पॉलिसीज की वजह से आए हैं, कि अगर हमारे पास 31 या 32 हजार लोग काम कर रहे हैं, और हमारे में से उनमें से 8 या 10 हजार ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी फौरी तौर पे ऑर्डर नहीं थे, तो हमने उनको घर नहीं बैठाया, क्योंकि वो भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और हमने उनकी उन सैलरीज बचा के प्रॉफिट्स को बढ़ाने की बजाय हमने कहा नहीं, हम इनको रिटेन करेंगे, इनको और ट्रेन करेंगे, और इंशाल्लाह तो अब सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। जो आखिरी चीज मैं इसमें पॉइंट आउट करूंगा कि इंटरलूप पे इम्पैक्ट इसका रिलेटिवली स्पीकिंग कम क्यों है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों यूरोप और यूएसए में इवनली स्प्लिट हैं, और फिर हमारे पास बेशुमार कस्टमर है। और दो सारे कस्टमर में इम्पैक्ट आया, मगर कोई एक ऐसा भी है, कई कस्टमर्स हैं जो कि एकदम बिल्कुल ही जिन्होंने बाई करना अगर बंद कर दिया है, तो और आप 1 या 2 कस्टमर्स पर डिपेंडेंट ना, तो आप पे ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। क्योंकि हमारे पास हर उम्र के जो इन्फेंट है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उससे लेके अडल्ट तक सब हम चीज बनाते हैं।
फिर हम मुख्तलिफ रिटेलर से काम करते हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड से काम करते हैं। तो किसी का बढ़ रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो ओवरऑल वो बैलेंस हो जाता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता जितना अगर आप एक या दो ऐसे कस्टमर से काम कर रहे हैं जिनका काम बहुत ख़राब हो जाए और वो एकदम आपकी सप्लाई गिर जाए। तो इतना ज़्यादा हमारे पे इम्पैक्ट उसका नहीं आया। तो मगर जैसे मैंने कहा कि वी आर सीइंग थिंग्स इम्प्रूविंग माशाल्लाह। तो अगले 2-3 महीनों में आई थिंक वी विल बी बैक टू क्लोज टू वेरी नॉर्मल। सही। अच्छा, कुछ लोग माइक की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मेरा 2 क्वेश्चन रह गए हैं। एक ये सेकंड लास्ट है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ सर, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आपने इसको थोड़ा सा टच भी किया ऑलरेडी। मैं पूछना चाहता था कि जब हम पाकिस्तान में बातें सुनते हैं कोई भी इकोनॉमी की या वैसे, तो टेक्सटाइल सेक्टर को भी कहते हैं जी एक रेंट सीकर सेक्टर है, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज के बगैर ये चल नहीं सकते। और आपके ख्याल में, मतलब आपने भी मेंशन किया कॉटन का, तो ये तो हमारी प्राइड थी, कॉटन, किन्नू, चावल। अभी जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो वहां से कोई ना कोई सूट ड्रेस लेडीज के, ये तो खुशी होती है लोगों को बाहर गिफ्ट करके। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तानी जो हमारी इंडस्ट्री है अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ी हो सकी? और फिर नॉर्मली तो हम यही देखें किसी सिटी में बड़ी मिल्स को निकाल के वही खड्डी और लूमें अभी भी लगी हुई हैं। तो आपके ख्याल में इसको रीइन्वेंट क्यों नहीं किया, इसमें मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं की, जिस तरह हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने कर ली है? ये सियासी है या जो हमारे आप कह रहे थे एनर्जी के इशू हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस इन इन वजह से है ये सारे इश्यूज? मैं इसमें ये कहूंगा कि लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, कोई एक मेजर इम्पैक्ट नहीं है, हर चीज इसमें का इम्पैक्ट है। पहले तो हम पाकिस्तान में अब तक टेक्सटाइल की बात करते हैं। दुनिया में टेक्सटाइल्स जो है ना वो समझा जाता है कमोडिटी को, यानी कि यान बनाना, कपड़ा बनाना या उसके जो मेडअप्स हैं इनको टेक्सटाइल कहा जाता है। दुनिया में जो अपैरल है वो अलग से गिना जाता है। अपैरल एंड गारमेंट इंडस्ट्री इज सेपरेट फ्रॉम टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल का हिस्सा नहीं होती। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ हमने ये कंफ्यूज कर दिया, हम सबको मिला के टेक्सटाइल कहते हैं। और हमारे यहाँ हमेशा से यान और कपड़े की एक्सपोर्ट ज्यादा रही है, और हमारे यहाँ गारमेंट्स और जो वैल्यू एडेड अपैरल है उसकी एक्सपोर्ट कम रही है। दुनिया से उल्टा है रेशो हमारा। दुनिया में ये 60% से 70% ओवरऑल दुनिया में अपैरल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, और सिर्फ 30-40% टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होती हैं। बांग्लादेश में तो सारा ही गारमेंट और वो होता है। हमारे यहाँ होता ये रहा है कि हमारे यहाँ 60% यान, हम यान बेच बेच के दुनिया में हम अपने को टेक्सटाइल में बड़ा सूरमा समझते रहे। तो टेक्स यान तो एक कमोडिटी है, यान इज नॉट इवन अ प्रोडक्ट। इस तरह से फैब्रिक भी कमोडिटी है। तो हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल की बात होती है जब, तो ज्यादा बात होती रही है कि यान बना लो, कपड़ा बना लो, उसको एक्सपोर्ट कर दो। आसान काम है, मैनेज करना आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अ, हम इस पे चलते रहे। हमने अपैरल की तरफ, गारमेंट की तरफ ना तवज्जो दी, ना ना इंडस्ट्रियलिस्ट ने तवज्जो दी, ना गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। और इसलिए हमारी वो सेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाया। और आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो हुई है, डेवलप हो रहा है, पर उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। फिर हमें अपनी लेबर को भी ट्रेन करना है। हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कहते हैं ये लेबर काम नहीं करती, भी लेबर को हम ना सैलरी पूरी देते हैं, ना हम उनकी सोशल सिक्योरिटी करवाते हैं, ना हम उनको ट्रेन करते हैं। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो जो है ना लेबर की प्रोडक्टिविटी ठीक हो? तो हमें लेबर की ट्रेनिंग चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, लोग जो है टेक्निकल मैनेजमेंट चाहिए, जिसकी तरफ अब लोग तवज्जो दे रहे हैं। चीज फर्क, मगर हम उसमें बहुत स्लो हैं, बहुत पीछे हैं। अच्छा, स्लो और पीछे क्यों है? कि आप ये देखें कि जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे यहाँ गोरख धंधा ऐसा है कि हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब हमने काम शुरू किया था तो आप अगर 2.5 एसेट टर्नओवर रेशियो था, कि आप अगर $1 मिलियन लगाते हैं, $2.5 मिलियन का वो टर्नओवर होगा। फिर वो 2 पे आया, अब ये 1.2 पे आ गया, कि आप अगर $1 मिलियन लगाएंगे तो $1 मिलियन का आपका टर्नओवर होगा। क्योंकि कॉस्ट भी बढ़ गई है, मगर उसके साथ साथ जो रिक्वायरमेंट्स है कि बिजली के, जैसे मैंने कहा स्टैंड बाय आप खुद लगाएं, गैस की लाइन डालनी तो आप डालें, ग्रिड लगाना है तो आप लगाएं, आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खुद लगाने हैं, सारा कुछ करना है। और गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स होती नहीं है, इस तरह तवज्जो भी नहीं।
तो एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है जो मैंने आगे भी जिक्र किया है कि देखिए हमारे यहाँ पॉलिसी की ओवरऑल, और इसमें किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, ओवरऑल कसूर है हमारा कि हमने पॉलिसी ऐसी रखी है कि सारा पैसा जो है अनप्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ, जिसमें रियल एस्टेट खास तौर पे है, उसमें चला जाता है। जिसका एक तो है ना जो जिसने टैक्स चोरी किया हुआ है, ऐसा पैसा है वो तो रियल एस्टेट में लगा ही रहा है, मगर जिसने टैक्स भी पे किया हुआ है वो भी ये समझता है कि यार मैं वहां इजीली ज्यादा पैसे कमा लूंगा। इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में पैसा की कमाई कम है, तो लाजिम बता पैसा तो वहीं जाएगा ना। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में लोग नहीं आते। लोग कहते हैं ये प्लॉट अपना जेन्युइन बिल्कुल वाइट मनी है, उसका प्लॉट खरीद के छोड़ दो, 2 साल के बाद बेच दो, पैसे भी कमा लेंगे और उसके बाद और 2 प्लॉट खरीद लेंगे। तो हमारी ओवरऑल पॉलिसी का मसला है। इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हमने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं की। जिन लोगों ने पैसा कमाया भी उन्होंने भी पैसा निकाल के इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने की बजाय बाहर लगा दिया। तो ये मतलब कोई अच्छी निशानी नहीं है। अब आप देखेंगे जब हम इंटरलूप ने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया था तो हमारी वी वर द सेकंड लार्जेस्ट बाय मार्केट कैप, 30-40% हमारी मार्केट कैप कम थी। जो नंबर 1 टेक्सटाइल जिसको हम कंपनी कहते हैं उसमें थी। आज हमारी मार्केट कैप से जो नेक्स्ट है कंपनी वो हाफ पे है। तो ये कोई खुशी की बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो बेशुमार ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो कि जिनके बड़े बड़े मार्केट कैप्स हों और वो लिस्टेड हों और वो हों, मगर नहीं, वो उस तरफ हमें प्रॉफिट नजर नहीं आता। अब जो आपका मैं जल्दी से इम्पैक्ट कर लूँ उसको, एक तो ये वजह है कि इसकी वजह से हम एक्सपैंड नहीं कर पाए। ना हमने लेबर में इन्वेस्ट किया है, ना हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डाइवर्ट हो जाती है दूसरी तरफ। जहां तक रेंट सीकिंग की बात है ना, ये मिक्स सा इसके ऊपर मेरा अपना पर्सनल ख्याल है। कुछ चीजें जो है ना वो हमें गलत फीड की जाती हैं, और कुछ हद तक ये वाकई इसमें सब्सिडीज ऐसी आ जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और उसकी वजह से लोग समझते हैं कि चलो यार यहाँ से पैसा कमा लेते हैं, और एफिशिएंसी की तरफ तवज्जो नहीं देते। अब देखिए मैं आपको जिस तरह अगर बिजली आपको 9 सेंट में मिल रही थी, तो बेसिकली समझा ये जाता है कि आप टेक्सटाइल सेक्टर को या एक्सपोर्ट सेक्टर को सस्ती दे रहे हैं। नहीं, एक्चुअली अभी भी आप महंगी दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ओवरऑल जो सब्सिडी है, जिससे डोमेस्टिक सेक्टर को बिल्कुल सब्सिडी देनी है, देनी चाहिए और बड़ी अच्छी है, वो जो सब्सिडी देने के बाद जो लॉसेस होते हैं और जो ओवरऑल चोरी हो रही है जिन रीजन्स में, उस चोरी को डिवाइड कर दिया बाकी सारे मुल्क के ऊपर। उस नॉन रिकवरी को डिवाइड करके आपने टेक्सटाइल पे, आपने बाकी इंडस्ट्री पे भी डाल दिया। तो एक्चुअली इंडस्ट्री सब्सिडाइज कर रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर को और चोरी को। अगर ये चोरी को कम कर दें, रिकवरी को कम कर दें, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर लें, और जो डोमेस्टिक को सब्सिडी देनी है वो अपने किसी और अकाउंट में से दें, बिजली के साथ लेवल ना करें, तो ये सब्सिडी बनती ही नहीं। हमारा रेट वैसे ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह से गैस में है कि गैस में आप फर्टिलाइजर के फार्मर को तो फायदा पहुंचता नहीं है। गैस कंपनीज का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 30% है सबका, आप देख लें, और उनको आप फीड गैस 200 रुपए में दे रहे हैं, और वो आगे ट्रांसफर फार्मर को नहीं हो रहा। आप उनको गैस पूरे रेट पे दे और फार्मर को डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर करें, वो अपना फर्टिलाइजर जहां से मर्जी खरीदे। अब उस गैस के जो सब्सिडी है उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाकी इंडस्ट्री के ऊपर। बाकी इंडस्ट्री कैसे चलेगी? तो पॉलिसी फेलियर है मेरे ख्याल में। इन चीजों को अगर रिमूव करें तो सब्सिडीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना होनी चाहिए सब्सिडीज। थैंक यू सर फॉर द डिटेल्ड आंसर। सर लास्ट क्वेश्चन है, एंड देन काफ़ी सारे लोगों ने माइक रिक्वेस्ट किया हुआ है। आप इंटरलूप को 5 से 10 साल में कहाँ पर देखते हैं? देखिए हम तो हर दफा 5 साल का प्लान बनाते हैं। हमारा जो अब विजन 25 है जो कि जून 26 वाले ईयर में कंप्लीट होगा, उसमें हमारा यही ख्याल है कि हमने जो जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि हम इन सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, कि हम इतना इसमें एक्सपेंड और अपने आप को मोतबर बना ले। सिर्फ साइज नहीं, हमारी क्वालिटी, हमारी सर्विस इतनी अच्छी हो जाए कि दुनिया का हर आदमी जिसको डेनिम चाहिए, जिसको निटवेयर चाहिए, सीमलेस चाहिए, सॉक्स चाहिए, वो इंटरलूप का नाम ले, और इंटरलूप पर जितने सॉक्स में है इस वक्त हमारी पोजीशन। और हम उसमें इंशाल्लाह, हमारा ख्याल है कि हमारा टर्नओवर जो है वो डिपेंडिंग के उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा। हम ये डॉलर का रेट इस वक्त मुझे कह नहीं सकता कि 2025-26 में क्या होगा, मगर 200 से 250 बिलियन रुपीस तक हमारा टर्नओवर इंशाल्लाह, $700 बिलियन का हमारा टारगेट है कि बाय जून 26 हमारा टर्नओवर हो जाएगा। तो उसके बाद हम अगले 5 साल का प्लान 2024 के एंड में जाके बनाएंगे, और फिर उसमें देखेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम इसमें एक्सपैंड करते जाएं, और जिससे आपने कहा पॉसिबिलिटी है कि अगले जो 5 साल दौर है उसमें हम इसको रिटेल ब्रांड को भी लॉन्च करें और ऑनलाइन भी लॉन्च करें। इस वक्त अगले 10-5 साल का कहना मेरे लिए मुश्किल है, मगर इस 5 साल के बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ। हमारा
वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो हमारा प्लान है हमने कैसे करना है, डिजिटल में कैसे करना है, और जिसको इंटरेस्ट हो वो हमारी वेबसाइट से देख सकता है हमारा विजन 25 का प्लान। थैंक यू। थैंक यू सर। अब्दुल रहमान भाई, प्लीज गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम खिजर साहब, मुसद्दिक साहब, ग्रेट सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से थोड़ी अप्रिसिएशन फॉर इंटरलूप। आपने जो सिस्टम क्रिएट किया है, उस आप किसी भी स्टेक होल्डर से बात करो, फॉर्मर एम्प्लॉय, करंट एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, ऑल आर रियली हैप्पी विद द कंपनी। सो मुसद्दिक साहब, लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माय साइड। अच्छा, एक दो तीन क्वेश्चंस थे मेरे रिगार्डिंग इंटरलूप। एक मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी पूछा था रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि एक्सपोर्टर्स को पहले जो 3% पे वर्किंग कैपिटल मिलता था, वो अब ऑल ऑफ अ सडन 7 to 8 months जो है वो 17% पे पहुंच गया है। तो एक टेक्सटाइल की हम जब भी कंपनीज देखते हैं, उसमें एक एलिमेंट होता है कि हर कंपनी ने 3 to 6 months की क्वार्टर एंट्री है। तो उसकी वजह से जो फाइनेंसिंग कॉस्ट लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 1.52 बिलियन थी, वो इस साल अगर हम कुछ ना करें तो शायद 10 बिलियन हो जाए। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक आ गया। तो इस पे कंपनी के क्या प्लान्स हैं? क्या वो अपना साइकिल शॉर्ट कर रहे हैं, कस्टमर से थोड़ी जल्दी पेमेंट्स रिसीव करेंगे या इन्वेंट्री कम करेंगे, ये ताकि इस कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके? जी, थैंक यू अब्दुलरहमान फॉर योर वेरी काइंड व्यूज। इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें। अब हमारा एक तो चीज़ ये है कि जो आपने कहा कि हमारे जो कि पॉलिसी रेट बहुत बढ़ गया है और वो डिफरेंस उन्होंने कम कर दिया, उसमें उसकी एक वजह यही है कि हमारी जो वीकनेस ऑफ हमारी जो फिजिकल पॉलिसी की और हमारी उसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है। अब इसकी एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी कम से कम इन्वेंट्री से ऑपरेट कर सकें, हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी डिपेंडेंस ऑन वर्किंग कैपिटल कम हो जाए। मगर जो कस्टमर्स बड़े कस्टमर्स होते हैं, जैसे हमारे टॉप के ब्रांड्स और टॉप के वो हैं, उनकी एक पॉलिसी होती है। उसकी उनकी पॉलिसी है कि जो 120 डेज में देना है या 90 डेज में देना है। टू बी ऑनेस्ट, यू सी, इस वक्त ये हमें चूज ये करना है और उसको हम डिस्काउंट भी करवा सकते हैं। हम कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि जिनके अपनी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है, जो कहते हैं आप 1% दें और आप 90 डेज की बजाय 30 डेज में ले लें। अब हमें ये देखना है कि हमें वो एक्स्ट्रा जो 60 डेज हैं उसमें हम 60 डेज की वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बियर कर लें, या क्योंकि देखें आपकी पॉलिसी रेट ज़्यादा क्यों है, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी वो एक अलग बहस है कि सिर्फ पॉलिसी रेट से तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी, पर इसका मतलब ये है कि जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत कम है। तो इसका नेचुरल आउटकम है कि आपका डॉलर जो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी या आपकी ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये अब हमने हमारी बेट है कि हम उन 60 डेज में ये सोचें कि यार वो अगर हमें एक ABC रिटेलर है USA का, वो हमें 90 डेज में पेमेंट करेगा, तो उस वक्त डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर वो बढ़ जाएगी तो फिर हमारे जो कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो उसको कंपनसेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये अपनी उस कैलकुलेशन पे हम बेस करते हैं, वरना हम उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। हम उसको 30 डेज पर डिस्काउंट करवा लें और हम उसको जल्दी ले लें। तो ये हमारी जो ट्रेजरी और फाइनेंस की टीम है इसको देख रही होती है कि इसको कैसे करना है, और डेफिनेटली उसका बेस्ट इंटरेस्ट जो शेयर होल्डर का है और कंपनी का है वो हम उसको वॉच कर रहे होते हैं। इसलिए यस, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल कॉस्ट। पर जैसे मैंने कहा पहले, एट द सेम टाइम आपके देखें जो तो मैं नहीं समझता हूँ कि डिवैल्यूएशन से कोई एक्सपोर्ट बढ़ती है, वैल्यू एडेड की नहीं बढ़ती है, कमोडिटी की बढ़ सकती है, मगर कमोडिटीज तो हमारे पास अब वैसी शॉर्ट रह गई हैं। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर डिवेल्यूशन आपके पॉलिसी रेट ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी, ठीक है, करेंसी थोड़ी पॉलिसी रेट ज्यादा होने से अप्रिशिएट करेगी मगर उतना नहीं करेगी, स्टिल आपकी डिवेल्यूशन होगी। तो जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनमें जो एक अप्रिसिएशन वैल्यू है वो उसको पार्टली कंपनसेट कर देती है। अगर हमारा मिसाल के तौर पे साल में हमारा जो फाइनेंशियल कॉस्ट है 3 अरब रुपया बढ़ रही है, और साल में हमारे पास जो डिवेल्यूशन से जो हमारे रिसीवेबल्स हैं उनमें 4.5 या 5 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है, तो नेट नेट हमारा, हम उसको आपस में देखें ना कि वो नेट अप होना चाहिए। हम उसको कहें कि जी वो अलग हमारी कमाई है और यहाँ से हमारा निकल गया, एक चीज को कमाने के लिए कहीं खर्च करना पड़ता है, तो नेट फिर भी अब 2 अरब का फायदा होगा। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इट विल बी, ये डिफिकल्ट है, बट जो जिन कंपनी की एक्सपोर्ट अच्छी है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके लिए बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ये एक आध 6 महीने साल टफ है,
आगे इसकी वजह से इंशाल्लाह आसानी आएगी। थैंक यू। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं बट और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बस मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ सर। वो इससे रिलेटेड है कि इधर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, इंटरलूप के भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, वो बहुत ना ऐसे जब रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टरली, कभी इन्वेंट्री लॉस आ जाता है, कभी एक्सचेंज गेन आ जाता है, तो उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं भी जब कोशिश करता हूँ किसी कंपनी को एक्सप्लेन करने की, तो जिस तरह एक एंटरप्रेन्योर खुद एक्सप्लेन करता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है और वो एक रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल सही से समझ आता है। तो आपकी कंपनी के जैसे दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक सॉक्स और एक अब जैसे आप डेनिम में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसकी अगर आप हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ी इजी सिंपल टर्म्स में समझा दें, जैसे आपके 1000 डजन सॉक्स होते हैं, उनकी इतनी प्राइस होती है, उसमें इतनी कॉटन इस्तेमाल होती है, इतनी पावर इस्तेमाल होती है, और लेबर कंपोनेंट इतना होता है, सिमिलरली फॉर डेनिम। अगर इस तरह आप समझा देंगे ना, तो इधर जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। अच्छा, इसमें देखिए ना, बहुत डिटेल्स मेरे पास नहीं होंगे, मेरे पास नेटवेयर भी है, डेनिम भी है, सॉक्स भी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सॉक्स में बेशुमार टाइप की सॉक्स बनाते हैं। कुछ ऐसी सॉक्स बनाते हैं जिनमें बिल्कुल कॉटन इस्तेमाल ही नहीं होती, कुछ में कम होती है, कुछ में ज़्यादा होती है। मगर जनरली स्पीकिंग, अगर आप जनरली बात करें, जो हमारा मेजर, हमारी जो 70-75% जो हमारी एक्सपोर्ट है वो अभी भी सॉक्स में है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। उसमें अगर आप ये देखें तो उसका तकरीबन 50-55% रॉ मटेरियल होता है, और बाकी जो है उसमें से 15 से 18 पर, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, 15 से 18% उसमें आपकी एनर्जी होती है, 15 से 18% उसमें लेबर होती है, और बाकी बाकी ओवरहेड्स होते हैं। तो ये इसका ब्रेकअप ये होता है। जो डेनम है, क्योंकि हम डेनम फैब्रिक फॉरवर्ड हैं, तो उसमें हमारी जो फैब्रिक की कॉस्ट है, मैं एग्जैक्ट इस वक्त आपको, मेरे पास ब्रेकअप नहीं है, अगर मैं आपको कुछ कहूँगा तो मैं गलत कह दूंगा, मगर उसमें डेफिनेटली जो आपका कंपोनेंट है लेबर का और स्विंग का, वो भी काफ़ी होता है, मगर फैब्रिक का काफ़ी मेजर कंपोनेंट होता है, क्योंकि पीछे से फैब्रिक हमारा आ रहा था। मेरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा 60% फैब्रिक का कंपोनेंट होता है, बाकी 20% उसकी फिनिशिंग और उसका होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ों में ये अगर आप क्लॉथ ले लें ना, ये जान ले लें, उनमें फिक्स रेशियोज होती है। सॉक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई आपको ऐसी जराब मिल जाएगी जिसमें 40 की मिल जाएगी, इसमें सैल्यूटेशन इस पे होती है। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सदीक साहब, मैं एनालिस्ट भी हूँ, सेल्स का बंदा भी हूँ, और एक चीज़ मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, अब्दुर्रहमान ने ऑलरेडी आपको कर दिया है, बट आई थिंक द स्पॉन्सर क्वालिटी, व्हेनेवर वी टॉक टू फॉरेन फंड मैनेजर्स, व्हेनेवर वी टॉक टू लोकल फंड मैनेजर्स, एक चीज़ के बारे में जो सबसे बड़ी अप्रिसिएशन इंटरलूप को मिलती है वो है स्पॉन्सर क्वालिटी। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू कि माशाल्लाह यू आर मेंटेनिंग दैट। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग लोकल साइड की तरफ भी सेल्स की तरफ आ सकते हैं। इन माय ओपिनियन, जब हम इंडियन कंपनीज को देखते हैं व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो, 15-20 साल 25 साल, मुझे नहीं लगता है कि किसी इंडियन टेक्सटाइल कंपनी ने विदाउट अचीविंग अ बिग साइज दे लुक टूवर्ड्स लोकल सेल्स। हम पाकिस्तान में तो बहुत देखते हैं कि बाहर का ब्रांड बना हुआ है, फिर पाकिस्तान में बन जाता है लोकल ब्रांड होता है 20% 10 साल पहले, 5 साल पहले, और फिर वो 80% लोकल हो जाता है, वो टैक्स की चोरियां वगैरह सब कुछ होती हैं। सो डोंट यू थिंक के ज्यादा इन द सेंस के द एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी कैन बी फार बिगर देन लुकिंग एट द लोकल थिंग्स राइट नाउ? थैंक यू जी। आई थिंक आपने सर मेरा पूरा शायद मैं समझा नहीं पाया। मैं एग्जैक्टली यही बात कर रहा था जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे जो साइज हैं पाकिस्तान में, जिनको हम टेक्सटाइल या अपैरल कंपनीज कहते हैं, बहुत छोटे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी कंपनी है, 500-600 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, जो कि 470-80 की थी पिछले साल। तो श्रीलंका में जो सबसे बड़ा ग्रुप है, 3 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट। तो हम बहुत छोटे साइज को बहुत बड़ा समझते हैं पाकिस्तान। तो मैंने जवाब में यही कहा था कि हम रिटेल की तरफ इस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे, कि हमने जिस तरह आपने देखा होगा कि हमने पिछले पहले 25 साल तक थे, हमने सिर्फ सॉक्स पे तवज्जो दी। हालांकि सॉक्स को तो कोई लोग समझते थे कि जी कॉटन इंडस्ट्री, हमने सॉक्स को अल्हम्दुलिल्लाह उठा के एक वर्ल्ड वाइड जैसा फिनोमेना बना दिया, क्योंकि हमने उसको री इन्वेस्ट करते चले गए। और एग्जैक्टली अब हमारा यही प्लान है कि हमने डेनिम और निटवियर में जो अपैरल है उसमें शुरू किया, और हम 2026 तक इसमें ही इन्वेस्ट करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे उस लेवल तक कि हम इसमें सिग्निफिकेंट साइज आ जाए। मैंने सिर्फ ये कहा, और मैंने यही कहा था कि हम बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं लोकल ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी
अपनी शॉप्स हो, अपना ये हो, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट, मैंने ये कहा कि हम जब इतना साइज हो जाएगा हमारा कि हम समझेंगे अब हम कर सकते हैं तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको रूल आउट नहीं कर रहे हैं। बट ये कि हम इसकी तरफ जा रहे हैं, नहीं, अभी फौरी तौर पे कम से कम अभी तक तो हम इसको कंसिडर भी नहीं कर रहे। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू, हमें पहले अपने साइजेस को रीजनेबल हद तक बढ़ाना चाहिए, हमें एक्सपोर्ट में जाना चाहिए और एक्सपोर्ट का बहुत पोटेंशियल है, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल अगर हम सही रास्ते पे चलते रहें और री इन्वेस्ट करते रहें। द की इज टू री इन्वेस्ट इन योर इंडस्ट्री, उसको एक्सपैंड करें, उसके अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, टेक्नोलॉजी में एक्सपैंड करें, और दैट इज आई कंप्लीटली एग्री। सर एक छोटी सी चीज और, जिस तरह हमने सॉक्स में आपके लिए देखा कि आप नाइकी के माशाल्लाह इतने बड़े सप्लायर बन गए, वी नेवर थॉट कि पाकिस्तान की कोई कंपनी ऐसी हो जाएगी जिसको नाइकी कोट कर रहा होगा। जो पोलिएस्टर का जो आपका जो ब्रांड है, जो आप मतलब जो चीजें आपने बनाना शुरू कर रहे हैं, डू यू थिंक कि जो आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा डिमांड हो सकती है, सो डू यू थिंक योर एग्जिस्टिंग बायर्स वुड हैव दैट बिग एन अपॉर्चुनिटी कि बाकी चीजें छोटी लगने लगे? बिकॉज मुझे सॉक्स की पूरी मार्केट का अंदाजा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग जो पोलिएस्टर की जो अपैरल है दैट वुड बी फार बिगर देन सॉक्स ब्रांड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा सॉक्स में भी पोजीशन है, हमारी इस वक्त जो पॉलिएस्टर या नायलन मेजॉरिटी सॉक्स हैं वो ज्यादा है। हमारे जितने स्पोर्ट्स ब्रांड है वो ज्यादातर हमसे वही बाय करते हैं, वेरी हाई क्वालिटी, मच मोर वैल्यू एडेड। और यही बिल्कुल हमारा जो अपैरल, नेटवेयर अपैरल है, उसमें भी हम पाकिस्तान इसके पीछे का, हम सिर्फ कॉटन की तरफ ज्यादा हैं, और डेफिनेटली इसमें भी इस पर डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा मैन मेड फाइबर्स की ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर एक्टिव ये जो है मैन मेड फाइबर्स में आ रहा है, कॉटन में बहुत कम आ रहा है। कॉटन में भी हमारी अभी पोजीशन है क्योंकि और कोई नहीं बना रहा, तो हम डेफिनेटली कॉटन में भी वो एक्सपेंड करेंगे, और हमारा यही प्लान है कि हम अपने अपैरल में भी मैन मेड फाइबर्स को, मैन मेड फैब्रिक को ऐड करेंगे। उसमें कुछ अभी सप्लाई चेन के इश्यूज हैं जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बट दैट इज द प्लान, एग्जैक्टली दैट इज द प्लान। फुरकान भाई, एंड आई कैन मूव टू नेक्स्ट। जी जी प्लीज जुल्कन मुस्तफिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। जी हसन, बहुत इंटरलूप बहुत अमेजिंग काम कर रही है, काफी सारे सवाल इन्वेस्टर्स के लिए आ रहे, कंपनी के लिहाज से। मेरा थोड़ा डिफरेंट सवाल है, जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास एजुकेटेड लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट आते हैं, सेल्स के अंदर कितना अच्छा किरदार अदा कर पाते हैं? क्योंकि अक्सर कंपनीज की ये कंप्लेन होती है कि हम पाकिस्तानी लोग सेल नहीं कर पाते हैं, हम चीज हो भी हम सेल नहीं कर पाते हैं। कितना टैलेंटेड स्टूडेंट है, क्या क्या कमी है हाईलाइट करने वाली, जो चीजें हम हाईलाइट कर सकते हैं, जो जिन चीजों पे हमें वर्क करना चाहिए। फिर अब जो प्राइमरी एजुकेशन जैसा लेबर क्लास में लोग आते हैं, वहाँ पे क्या चीजें अपडेट हो सकती हैं कि लोग आपके पास जो आए हैं, इंडस्ट्री के पास आए, वहाँ पे काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके? थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। देखिए, जो हम हमारी अगर मार्केटिंग में कमी है ना, वो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स का पाकिस्तान में कम है। हमें देखिए, स्टोरी होगी तो स्टोरी बना सकते हैं ना आप, अगर आपके पास स्टोरी नहीं होगी तो फिर आप कैसे स्टोरी बनाएंगे? आपको पहले वो अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग आपकी स्टोरी के ऊपर यकीन कर सकें। और सिर्फ स्टोरी नहीं है, स्टोरी के साथ आपको यू हैव टू वॉक योर टॉक। आप जो कह रहे हैं वो आपको करता हुआ नजर आना चाहिए। तो हमें तो ये प्रॉब्लम नजर नहीं आता। हम लोगों को, जो इन यंगस्टर्स को लेते हैं, पहले तो हम बड़ी स्क्रीनिंग करके लेते हैं। डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज में बड़ी कमी है, उन लोगों में उतनी नहीं हो सकती, उतनी नहीं है जितना उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बावजूद फिर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, और इन ड्यू कोर्स से डू हमारी सारी जितनी मार्केटिंग है, 400-500 मिलियन डॉलर की सेल है, इसमें स्पॉन्सर्स जिनको आप लोग कहते हैं, उनमें से तो बहुत कम लोग जाते हैं। ये सब हमारे एम्प्लॉइज हैं, मुख्तलिफ लेवल पे जाते हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जाते हैं, करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। बात तो ये कि हम उसको, जो हमारी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रेजेंटेशंस में वीकनेस होती है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, क्या चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप बहुत सारी बड़ी बात को छोटी बात में कह सकते हैं, प्रोडक्ट्स को कैसे बनाना है, आपने कौन सी, आपको ये अंडरस्टैंड करना है मार्केट का, मार्केट किस चीज को पसंद कर रही है, मार्केट को क्या चीज इम्पैक्ट करेगी, आपकी वो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप सिर्फ, हमारी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हमारी एक रवायत रही है और अभी तक चल रही है
कि हमारा ख्याल है कि जी बस सस्ती प्राइस दो और माल बेच लो, तो सस्ती में तो नेक्स्ट बंदा जो आपके साथ कहीं से आ रहा है कंबोडिया से, वो आपसे सस्ती दे देगा। तो दैट इज नॉट मार्केटिंग। मार्केटिंग पहले तो कंपनी में और आपके प्रोडक्ट में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप ऐसी बातें कर रहे हो और फिर आप उसके ऊपर स्टोरी जो है वो इस तरह से बताएं, टेल करें कि भाई वो बाकी इम्पैक्ट करे। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस आपका है, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको क्या चीज इम्पैक्ट कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है, किस चीज को ज्यादा वेट दे रही है। तो ये चीजें, जहां तक लेबर की आपने बात की, आई थिंक वो उसमें हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा ये हाईली स्किल्ड साइड पे भी मसला है और नीचे भी मसला है कि हम सिर्फ पढ़ाई में पढ़ गए हैं, हमने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ, हमारे जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे वो या तो काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, तो बहुत ही नाकिस लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग हो रही है। तो हमारी जैसी बड़ी इंडस्ट्री, तो हम तो ये कर रहे हैं, हमने तो अभी कोई तकरीबन 40-45 करोड़ की लागत से एक नया पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, जहाँ पे हम हर वो एम्प्लॉय जिसको हम हायर करते हैं पहले वो वहाँ ट्रेन होगा और जो एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज वो भी रीट्रेन होंगे, रीस्किल होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी तो तभी आ सकती है। और हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आदमी हमने मैट्रिक पास या एफए पास रखा और हम कहें यार इसको काम नहीं करना आता, मुझे पहले इसको सिखाना पड़ेगा। और हुकूमत नहीं सिखा रही, सोसाइटी नहीं सिखा रही, तो फिर मुझे वो काम करना पड़ेगा और हम तो इंशाल्लाह। हसन, आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए, मैं काफ़ी सालों से यहाँ दुबई में एचआर में काम कर रहा हूँ, तो जो मुझे दो चीज़ें सही नहीं लगती। सबसे पहले ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं, इनको कम्युनिकेशन में बड़ी मुश्किल है। कम्युनिकेशन में एक बेसिक चीज़ है, आपने ईमेल लिखनी है। अगर मुझे ईमेल करके सीवी भेज रहे हैं तो वो बहुत ही बुरी एक ईमेल होती है। और दूसरा, जब कोई बंदे हायर भी किए होते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्री मैनेजर्स या वहाँ पे की अकाउंट मैनेजर, तो वो ओवर प्रॉमिस करते हैं हमारी लीडरशिप को कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट डिलीवर नहीं कर पाते। शायद ये मुझे दो चीज़ें, जब पाकिस्तान से टैलेंट देखता हूँ तो ये दो चीज़ें जो है ना वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगती। आगे चलते हैं, असद साहब। थैंक यू वेरी मच सर। सदिक साहब, मेरी आपसे पहले इंट्रेक्शन हो रही है आज, और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसको कह सकते हैं। लेकिन आपकी जितनी ये रिसर्च और इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या आप वो अपनी मार्केट रिसर्च का जो भी आप टूल यूज़ करते हैं या उस तरह, तो क्या वो अपनी आने वाली टीम या दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो अदर इंडस्ट्रीज के लोग हैं, लेट्स सपोज आप तो सॉक्स के ऊपर हैं, जो कोई गारमेंट्स के बनाने वाले हैं या टेक्सटाइल लेदर गुड्स हैं, क्या आप उनको अपना नॉलेज शेयर करते हैं इन डिफरेंट ओपिनियंस के सूरत में? थैंक यू। ऐसा है जी कि जो भी हमारी पहली बात तो जो हम सॉक्स से अब काफ़ी आगे चले गए हैं, हम भी गारमेंट्स में काफ़ी देर से हैं और फैना में भी माशाल्लाह अब काफ़ी हमारे पास टॉप के ब्रांड्स काम कर रहे हैं। हमने कभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं किया, ना हमने किसी को रोका है। और अगर हमें कोई हमारी टीम्स में से, हमारी तो टीम में बहुत नीचे लेवल तक लोग जो हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स में इंटरनेशनली भी लोकली भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम शेयर करते हैं लोगों के साथ। और अगर किसी को कोई मसला हो हमें रेफर करता है तो हम वी आर ऑलवेज विलिंग टू ओपन आवर डोर्स। और हमारे हर लेवल पे जो लोग हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हैं, उनके फंक्शनल हेड्स हैं या डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या उनसे भी नीचे, वो मुख्तलिफ सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि आया इस किस्म के सेमिनार्स हो रहे हैं या इतनी एक्टिविटी हो रही है इंडस्ट्री की आपस में जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, वो शायद नहीं हो रही उस लेवल पे। मगर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ फोरम्स ऐसी इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते रहते हैं और हम उसको शेयर करते रहते हैं, जहाँ तक पॉसिबल है हम उसको शेयर करते हैं। अच्छा सर, मैं आपको ना एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डीएम करूंगा, आप उस पर ना पॉसिबल हो सकता है मुझे रिस्पांस कर दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली मैं काम कर रहा हूँ B2B मार्केट प्लेस स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, और वो नियर टू प्लेटफॉर्म जो है ना नियर टू लॉन्च हो चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई प्रैक्टिकली इनपुट होती है, इट विल वर्क अलाउट फॉर अस। जी जरूर। थैंक यू असद सर, थैंक यू। उमर साहब प्लीज गो अहेड। उमर फारूक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है सदीक साहब से कि इस वक्त इंटरलूप एक मुकम्मल फिजिकली ऑपरेट कर रही है, जिसका वर्चुअली कोई वजूद नहीं है,
और बेसिकली जो प्रोडक्शन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनका ऐसे ही होता है उनका। लेकिन इंटरलूप के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग, जिन्होंने अगर क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना है तो वो वैसे भी वर्चुअली हो रही है क्योंकि इंटरलूप के जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे के सारे फॉरेनर्स हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको हम वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो इंटरलूप क्या फिजिकली वर्चुअली ऑपरेट करने जा रही है, ऐसा कोई प्लान है इंटरलूप का? देखिए बहुत सारी चीजें तो हम अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑलरेडी वर्चुअल कर रहे हैं। वी आर वेरी एडवांस्ड ऑन जो प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और बाकी चीजें हैं, और बहुत सारी हमने अपनी जो सर्विसेज हैं वो ऑलरेडी हमने इंटरनल सर्विसेज जो हैं हमने जैसे HR के मुख्य पोर्टल्स हैं उन्हें वर्चुअल कर दिए। जहाँ तक के फ्लेक्सिबल टाइमिंग है या घर से काम करना है उसके ऊपर भी हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ कहाँ फैसिलिटी भी दी जा सकती है अपने एम्प्लॉइज को और कहाँ हम उसको कॉस्ट को भी कट कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ आप देखें ना कि कल्चरल प्रॉब्लम भी है। आया लोगों के पास घरों में स्पीड का वाईफाई है या आपके पास वर्चुअल ऐसी स्पेस अवेलेबल है जहाँ पे आप इत्मीनान से काम कर सकें। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बट लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन, लॉट ऑफ स्टडीज आर बीइंग डन। जैसे आपने खुद कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जरा डिफिकल्ट होता है और जब कंपनी जितनी बड़ी हो जाती है उसका इनर्शिया इतना हो जाता है कि उसको चेंज करना जो है मुश्किल, इम्पॉसिबल तो नहीं है बट जरा स्लो होता है, मुश्किल होता है। तो वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग व्हिच इज पॉसिबल टू यू सी इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर पीपल एंड द कंपनी एंड टू सेव कॉस्ट। एंड एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि इस वक्त हम इंटरलूप एक नया प्लान इंस्टॉल करवा रही है फैसलाबाद पुड़ियावाला में ही, एंड एट द सेम टाइम ही इंटरलूप कुछ कट्स ऑफ भी कर रही है, कुछ एम्प्लॉयज को घर पर भी बिठाया हुआ है बिकॉज उतना पोटेंशियल नहीं है ऑर्डर्स का जितना पहले था। तो एट द सेम टाइम इंडस्ट्री आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज भी कर रहे हैं और एम्प्लॉयज को घर भी बिठा रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी तकरीबन 1 साल में डबल हो गई है अप्रोक्सीमेटली। तो डोंट यू थिंक तो आपको अभी ये जो अपनी नया प्लान लगा रहे हैं इसको भी आपको अपना डेफर कर देना चाहिए या अभी कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए पहली चीज तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, घर अगर हमने बैठाया होगा तो वो फुल पे बैठ लो, इसलिए अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ना देनी पड़े इसकी एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, किसी को ले ऑफ नहीं किया। जी पहली चीज। दूसरी चीज आपकी बात है कि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म सोचते ही नहीं है कि अगर इस वक्त डिमांड कम होगी तो एकदम सब कुछ बंद कर दो, जब डिमांड आएगी फिर कैपेसिटी नहीं होगी। तो हमें देखें हमारा जो कंपनी की मैनेजमेंट है और जो कंपनी के स्पॉन्सर्स हैं उनको सबका मफाद अजीज है, उनके जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो एम्प्लॉइज हैं, वो हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सबका मफाद अजीज है और अपना भी एक शेयर होल्डिंग है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा ख्याल ये है कि जो प्लांट शुरू हो गया था कंस्ट्रक्शन करना, हम इसको अगर 6 महीने डिले कर देते तो शायद बहुत ज्यादा फर्क न पड़ता, मगर 6 महीने डिले से उसकी कॉस्ट में और इजाफा हो जाना था। बहुत सारी इक्विपमेंट की एलसीज खुल चुकी हुई थी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, उसको फर्दर डिले करने से क्या होना था, उसकी सिर्फ कॉस्ट और मजीद बढ़ जानी थी। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, वील गो अहेड, हमारी जो कमिटमेंट्स हैं कस्टमर के साथ वो उसी तरह से हैं और भी 2-2, 6-6 महीने की डिले है। तो वी फोरसी अ लॉट ऑफ इंशाल्लाह टर्न अराउंड इन द नेक्स्ट 5 to 6 months, और उसमें जब हमारी कैपेसिटी की जरूरत होगी, सिर्फ हमने ये किया कि हमने नई हायरिंग अभी रोकी हुई है। जो हमने इस प्लांट के लिए 10,000 लोग हायर करने थे वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, और हम जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे काम चलाएंगे और जैसे ही कैपेसिटीज दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगी, जिसकी हमें नजर आ रहा है कि ये 6 महीने की डिले है, इससे ज्यादा डिले नहीं है, तो अगर हम इसको डिले कर देते तो हमें ज्यादा नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह दिस प्लांट विल इन अ few years time this will start you see exporting a lot of goods, और ये बड़ा अपनी तरह का एक वाहिद प्लांट होगा या एक आध और के अलावा पाकिस्तान में, and it is going to you see really pay back a lot to the country and the company। और हमारी ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज की वजह से भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कस्टमर की कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, तो मैं वो आपको नहीं बता सकता कि किस कस्टमर की हमारे से क्या कमिटमेंट्स हैं, कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या उन्होंने हमें आगे की दे दी है। तो हमारे पास तो ऐसे भी कस्टमर है जो कि 3-5 साल आगे की हमें फोरकास्ट देते हैं कि 5 साल बाद उन्होंने क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऐसी बेशुमार रिलेशनशिप्स हैं। तो हम 6 महीने साल के स्पैन पे नहीं ऑपरेट करते, वी ऑपरेट ऑन अ लॉन्गर टर्म, और उसमें हमारा यही अपनी असेसमेंट है। इंसान की असेसमेंट गलत भी हो सकती है, बट एक कलेक्टिव असेसमेंट ये है कि इस प्लांट को कंटिन्यू करना ही फायदे में था, एंड दैट्स व्हाई वी कंटिन्यू।
सर 1 आवर से प्लस हो गया, तो एक दो क्वेश्चन और लेके फिर कंक्लूड करते हैं। जी मैं 8-10 मिनट और सर, थैंक यू। ठीक है, आदिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर मेरा क्वेश्चन है, आपके डेफिनेटली पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान में तो आप फर्स्ट नंबर पे हैं, आपके जो डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटर होंगे, मेरा कॉम्पिटिटर के हवाले से क्वेश्चन है आपसे, डेफिनेटली वो इंटरनेशनल होंगे या मोस्ट प्रोबेबली इंडिया होगा, चाइना होगा, तो आप अभी पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो कॉस्ट बढ़ रही है एनर्जी की, इंटरेस्ट रेट, और आपकी बातों से माशाल्लाह हमें बहुत हिम्मत मिली, तो आप अपने आप को मेंटेन या जो ग्रो वो किस तरह देख रहे हैं, किस तरह करेंगे, क्या ऐसी अच्छी चीजें आपकी होने वाली हैं या होंगी जो आप समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट उनको आप कट करके या वो अपना मेंटेन करेंगे, या उनमें कौन सी चीज है नहीं है जो हम में है तो हम एज इंटरलूप वो उसको मेंटेन रखेगी या ग्रो करेगी। एक क्वेश्चन सर मेरा ये है। दूसरा मैं थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा सर, जब हम आपको देखते हैं ट्विटर पे कि कंपनी के सीईओ चेयरमैन बाकायदे है और हमें एक अपनायत फील होती है, डिफरेंट आपके काम नजर आते हैं। कोविड के टाइम में देखा सबसे फर्स्ट कंपनीज में आप थे जिसने अपने वर्कर्स को जो वैक्सीनेशन दी थी, अभी रिसेंटली आपका आईटी का प्रोग्राम काफी है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जिस तरह आपने कहा कि रॉ मटेरियल है जो काफी 40% आप बाहर से करते हैं क्वालिटी या उसकी वजह से, क्या हम पाकिस्तान में ऐसा कोई बीज या कोई टेक्निक टेक्नोलॉजी करके तो कुछ ऐसे वो उस क्वालिटी का हम ले सकते हैं, या मैन मेड जैसे कहें कि आज से 20 साल पहले केले की खाल से फाइबर जो है ना इंडिया ने निकालना शुरू कर दिया था, हम ऐसी चीजों में बहुत पीछे हैं। डेफिनेटली ये आपका काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, मगर इस पे आपका थोड़ा टेक होना चाहिए। ऐसी चीजें जो हम बाहर से ले रहे हैं क्या हम अब इंटरनली कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमारे पास पोटेंशियल है, ये दो मेरे क्वेश्चन थे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया अदील साहब, वालेकुम सलाम। मैं आपका पहले क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। देखें, ये कंपेटिटिवनेस होना तो बहुत जरूरी है, और उसके लिए एनर्जी इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज डेफिनेटली बहुत मेजर कॉस्ट होती है। जितनी वैल्यूएशन में आप ज्यादा जाती हैं उसकी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मगर फिर आपकी लेबर की एफिशिएंसी भी आती है, आपकी वेस्टेजेस भी आती हैं, आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी क्या एफिशिएंसीज हैं, तो ओवरऑल सारा कुछ होता है। हमने लीन में बहुत इन्वेस्ट किया है, हम लेबर की ट्रेनिंग में, एफिशिएंसीज में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम काफी ज्यादा स्टडीज कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉस्ट को कट डाउन करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आए और उसको कट डाउन करें। दूसरी तो एनर्जी में डेफिनेटली हमारी कॉस्ट का थोड़ा सा इशू है पाकिस्तान में, और उसके ऊपर भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि कैसे हम उस कॉस्ट को, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बायोमास बॉयलर्स और ये काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन्वेस्टमेंट से ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी, उसकी वजह से हमारी कंपेटिटिवनेस पे डेफिनेटली ये सारी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, पर हम कोशिश कर रहे होते हैं उसको काउंटर करने की। दूसरी चीज ये होती है कि आप एक्सपेंशन करें जो करते हैं, जब आप ग्रोथ करते हैं तो आपके जो टॉप के बायर्स होते हैं उनसे तो आप पैसा कमा रहे होते हैं, मगर जो आपके कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन देते हैं, जो कि आपके ओवरहेड्स को कम करने में मदद देते हैं। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऐसी आप एक्सपेंड अगर करते चले जाएं तो आपकी ऐसी होती है कि आपकी बहुत सारी ओवरहेड्स डिवाइड हो जाती है। आखिरी चीज जो कॉस्ट के ऊपर मैं आपको कहूंगा वो ये है कि कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मगर डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप किससे काम कर रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर दुनिया में ऐसे हैं जो कि जो सप्लायर है उसकी डिपेंडेंसी पे कि वो कितना उस पर हम कितना डिपेंड कर सकते हैं, वो कितना रिलायबल है, उनकी क्वालिटी, उनकी सोशल कंप्लायंस, उनकी एनवायरनमेंट के ऊपर, उनकी अपनी लेबर के साथ डीलिंग, उनकी सोशल में जो काम कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो लाजमी नहीं है कि वो लोएस्ट प्राइस हो तो उनसे खरीदेंगे, वो थोड़ी ज्यादा प्राइस देके भी खरीदते हैं क्योंकि वो उनसे काम करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरलूप का वो मुकाम है कि बहुत सारी कंपनीज इंटरलूप से इसलिए काम करना चाहती है कि वो चाहती है इंटरलूप उनका सप्लायर हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो मर्जी प्राइस से चार्ज कर लें, हमें उसमें भी करना है। पर अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी एक ऐसा स्टेटस है कि लोग समझते हैं कि ये कंपनी जो कहती है वो करती है, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज। आप किसी दुनिया में जाके नाम लेंगे इंटरलूप का, उनको ये पता होगा कि जो कहेंगे वो करेंगे, जो कह रहे हैं वो करते हैं, और वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, वो हर चीज के बारे में। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से ये एडवांटेज है। सो आई डेफिनेटली इसके प्रेशर्स हमारे पे हैं, मगर आई डोंट फोरसी कि जी कोई अल्लाह ताला रहम करे कोई क़यामत आ जाएगी और कोई मसला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका था अच्छा हाँ, उसके शिफ्टिंग के बारे में। देखिए उसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि उसके लिए एक मिनिमम क्रिटिकल मास जरूरी है।
अगर सिर्फ मैं एक चीज को इंपोर्ट कर रहा हूँ और बाकी लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी यहाँ पे रॉ मटेरियल को उसको कन्वर्ट करना इनटू yarns और फाइबर्स, वो शायद इतना नहीं होगा। कुछ उसके साथ साथ ये मसला भी है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने खासकर पॉलिस्टर में कुछ ऐसी प्रोटेक्शन दी हुई है जिसकी वजह से एक नए प्लांट्स के आके उसको लगना और कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। उस प्रोटेक्शन की वजह से क्वालिटी भी हमारी इफेक्ट होती है। एट द सेम, अगर जो चीज पाकिस्तान में हो सकती है शिफ्ट, हम बिल्कुल उसको हम तो खुद उसमें करने को तैयार हैं। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने बनाना फाइबर की बात। तो वी हैव रिसेंटली साइंड एन MOU और उसमें बड़ा काम हो रहा है। हमने जो हमारी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है उसके मिलके हमने ऑलरेडी सिंध में कुछ बेसिस बना दी हैं। हम कुछ हमने फार्मर से काम कर रहे हैं, वहां से फाइबर एक्सट्रैक्ट करके हम ऑलरेडी उसको यार्न में कन्वर्ट कर चुके हैं। हम उसको कॉटन से मिक्स करके मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस चीज में वो कितना उसका परसेंटेज होगी, तो उसकी डाइट टेकअप कितना होगा, की कॉस्ट क्या आएगी। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दोज थिंग्स लाइक बनाना फाइबर्स एंड अदर थिंग्स। बनाना फाइबर से ऑलरेडी हमने इंटरलूप ने अपना यार्न डेवलप कर लिया है। हमने और चीजों में कई चीजें देखें। इस दुनिया में ट्रेसेबिलिटी के ऊपर बड़ा जोर है कि जी ये कॉटन आई कहाँ से। पाकिस्तान में भी अगर चाइना से इम्पोर्ट होगी और आपने कह दिया पाकिस्तानी कॉटन है, तो उसको कैसे साबित करेंगे कि ये पाकिस्तानी कॉटन। तो इंटरलूप ने इसमें भी बहुत काम किया। हमने दुनिया में पहला ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जो कि आपकी यार्न की कोन में जो बारकोड लगा है उसको आप स्कैन करें तो आपको बता देगा कि किस फार्म से चली थी, कौन सा फार्मर था, उसका नाम क्या था और किस जिनिंग फैक्ट्री पे गई, उस जिनिंग फैक्ट्री से वो धागा हुई कहाँ पहुंची, कहाँ जाके स्पिन हुई और ये कौन बनी। तो हमने उसको लूप ट्रेस का नाम दिया और उसको बड़ी इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक ने भी उसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया कि यार ये पहली चीज है। तो उसमें हमारे तकरीबन 7000 फार्मर हमने रजिस्टर कर लिए हैं ऑलरेडी। हम ये ट्रेसेबल कॉटन जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं। हम और भी कंपनियों ने किया, ऑर्गेनिक कॉटन में भी हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं टू ऑर्गेनिक कॉटन में। तो हम इन चीजों में जहां जहां हो सकता है हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुसद्दिक साहब, आपने अपने वीकेंड से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज एन एक्सीलेंट डिस्कशन। और जिनका मैं क्वेश्चन नहीं ले पाया, बहुत बहुत माजरत। स्टिल काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने माइक रिक्वेस्ट किया हुआ है। मुसद्दिक साहब को प्रॉमिस किया था 1 आवर का, अभी ज़्यादा टाइम हो गया, तो मेरी माजरत सबसे। थैंक यू वेरी मच। मुसद्दिक साहब अगर कुछ कहना चाहें एट द एंड ऑफ द सेशन एंड देन वी कंक्लूड। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरे ख्याल में अपने मुल्क पे हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मगर हम सिर्फ हमारे यहाँ बुरी न्यूज़ बहुत बिकती है। हम हर चीज़ में से बुरा पहलू निकाल लेते हैं। तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मगर आफ्टर ऑल ये हमारा मुल्क है, यहाँ ही हमने रहना है, इसी से करना है और अपने हिस्से का अच्छा काम करते रहें, अपनी नीयत अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मुश्किलात जो हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड weekend. See you next Saturday. Thank you.